अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखने सुनने का प्रयास करें। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का सबसे पहला सवाल, Schedule 8 of Indian Constitution deals with, the options over here are languages, union list, state list, concurrent list, provision as to disqualification on the ground of defecation, या provisions add to administration and control of scheduled areas and scheduled tribe। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल किस चीज को इंगित करता है, किस चीज को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है लैंग्वेजेस। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी फिलहाल भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बनाया गया था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें कई भाषाएं जोड़ी गई और फिलहाल अभी 22 भाषाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, उसको मान्यता प्राप्त है। और हिंदी जो भाषा है उसके बढ़ावा के लिए आर्टिकल 351 रेस्पॉन्सिबल है, उसको बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 351 बनाया गया है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, मैक्सिमम लोगों तक इसका अवेयरनेस फैलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉलिटी से है। दूसरा क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब किसी भी राज्य में एमएलएस की संख्या कितने से ज्यादा नहीं हो सकती, यह संविधान के आर्टिकल 170 में दर्शाया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलएस इन एनी स्टेट्स इज 400, 500, 555 और नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है 500। आर्टिकल 170 के अनुसार यह बताया जाता है कि किसी भी भारतीय राज्य में एमएलएस की संख्या जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं उनकी संख्या 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह भी है कि 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत छोटे हैं, उनमें एक यूनियन टेरिटरी भी है जिनमें टोटल एमएलएस की जो संख्या है वो 60 से कम है, 60 से कम है। और वो स्टेट्स हैं गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा, 60 से कम नहीं और 500 से ज्यादा नहीं, टोटल नंबर ऑफ एमएलएस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे बढ़ते हैं, यह भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, हु हैज द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। इनमें से किसके पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से अपने लॉ के रिगार्डिंग सजेशन ले सकता है, उसकी सहायता ले सकता है? ऑप्शंस ओवर हियर आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अनुसार प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर उसके लॉ संबंधित कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी सजेशन चाहिए होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांग सकते हैं। और इसे कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट को राइट देता है सुप्रीम कोर्ट से लॉ के मामले में सहायता लेने का। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा बाय हाउ मेनी डेज? द ऑप्शंस ओवर हियर आर नॉट मोर देन 14 डेज, नॉट मोर देन 7 डेज, नॉट मोर देन 60 डेज या नॉट मोर देन 30 डेज। द आंसर ओवर हेयर इज नॉट मोर देन 14 डेज। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार मनी बिल हमेशा लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो ये डिसाइड करने के लिए पर्सन होता है या अकाउंटेबल होता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है कि उसको रोक ले या उसमें कुछ चेंज कर सके। हाँ, अगर चेंज करने की गुंजाइश हो तो वो लोकसभा को रेकमेंड कर सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। और मनी बिल को हर हाल में 14 दिन के बाद उनको साइन करके भेजना होगा। अगर नहीं भी साइन करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इट इज पास्ड बाय राज्यसभा एज वेल। समझ गए बात को? तो
मनी बिल को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग हुज रेन डिड वेनसांग विजिट चालुक्य किंगडम? द ऑप्शंस ओवर हियर आर पुलकेशिन वन, कीर्तिवर्मन, विनय द्वितीय या पुलकेशिन सेकेंड। किसके रेन में, चालुक्य डायनेस्टी के समय वेनसांग भारत आए थे? तो वो आए थे एक्चुअली पुलकेशिन द्वितीय के समय, पुलकेशिन सेकंड के समय में। जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो बेसिकली डेक्कन पार्ट में थी, साउथ इंडिया में थी, द पार्ट ऑफ कर्नाटका मोस्टली इंक्लूडेड इन दैट। और आपको ये पता भी होगा कि वेनसांग बेसिकली हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि ये तो हर्षवर्धन के समय में आया था। तो हर्षवर्धन बेसिकली उस समय हमारे नॉर्थ इंडिया के राजा थे, और इनफैक्ट ये दोनों समकालीन थे, हर्षवर्धन भी और पुलकेशिन द्वितीय भी। बाद में हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराने की कोशिश की थी, उनके किंगडम पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का जो आर्मी था, जो उनके पास मिलिट्री थी, वो बहुत ही भयंकर थी, शक्तिशाली थी, और हर्षवर्धन को जीतने नहीं दिया था उन्होंने इनफैक्ट। तो हर्षवर्धन को वापस लौटना पड़ा, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में भी आए थे, और चालुक्य डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय के समय में भारत आए थे, वो चाइनीज ट्रेवलर थे। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907 वाज प्रेसाइडेड बाय। सूरत सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? द ऑप्शंस ओवर हियर आर रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या गोपाल कृष्ण गोखले। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज रास बिहारी घोष। तो 1907 का जो सेशन था सूरत का, उसमें एक बात याद रख लीजिएगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में। और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों मिल भी गए थे इनफैक्ट। लेकिन आपकी जानकारी के लिए और भी बातें बता दूं, एनी बेसेंट जो थी वो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में प्रेसिडेंट थी, एंड शी वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो 1905 में बनारस सेशन के अध्यक्ष थे। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने कांग्रेस के सेशन के ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। इसी सेट में शायद दूसरा या तीसरा सेट है, जो अभी जीके का सीरीज हमने लाया हुआ है, उसमें दूसरा या तीसरा है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस थे, उनके प्रेसिडेंट कौन कौन थे, ये सब हमने बताया हुआ है। कृपया करके उस वीडियो को देखने का प्रयास करें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। द ऑप्शंस ओवर हियर आर सुरेंद्रनाथ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर। सो द आंसर ओवर हियर इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका निकनेम राजा जी भी था। महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे वो। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत की आजादी के बाद वो प्रथम और अंतिम इंपैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आ चुका था, और प्राइम मिनिस्टर तो पंडित नेहरू थे ही थे पहले। आगे बढ़ते हैं। द चिल्का लेक रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन डेल्टाज ऑफ। चिल्का लेक जो है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वो कौन से दो नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर कृष्णा एंड कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा, गंगा एंड महानदी, या महानदी एंड गोदावरी। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज महानदी एंड गोदावरी। इनफैक्ट महानदी गोदावरी दोनों उड़ीसा में बहते हैं, और जो ये लेक है काफी बड़ा है, खास करके पूरी एरिया को कवर करता है, पूरी जो उड़ीसा में एक जगह है। और महानदी और गोदावरी डेल्टा के बीच में ऐसा कहा जाता है कि ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ स्टेट वेयर रबर इज मेनली ग्रोन। इनमें से कौन से भारतीय राज्य है जहां रबर का उत्पादन होता है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन इज केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। थर्ड ऑप्शन इज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड गारो हिल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इन दिस इज द ऑप्शन थर्ड। ध्यान से सुन लीजिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स। तो ये है सही उत्तर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केरला और तमिलनाडु दोनों मिलाकर के रबर का उत्पादन तकरीबन पूरे प्रोडक्शन का 80% के ही दोनों राज्य उत्पादन कर देते हैं। और इसके अलावा इनफैक्ट कर्नाटका में भी होता है, कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी
होता है रबर का उत्पादन, अंडमान एंड निकोबार में भी होता है, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय में भी होता है, जो कि गारो हिल्स में काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर है। विंड फार्म मतलब जहां पर पवन चक्की से ऊर्जा तैयार की जाती है। तो चूंकि तमिलनाडु एक कोस्टल स्टेट है और सी कोस्ट के किनारे बहुत ही लार्ज स्केल पर यहां पर विंड से एनर्जी तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड्स यंगेस्ट नेशन साउथ सुडान इज। साउथ सुडान जो कि यूनाइटेड नेशन का 193वां और सबसे नया मेंबर है, 193rd मेंबर है। इसकी राजधानी कहां है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर रुमैक, वाऊ, मलाकल या जुबा। इसका सही उत्तर है जुबा। जुबा इज द कैपिटल ऑफ साउथ सुडान। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साउथ सुडान जो कंट्री है वहां पर बहुत अशांति है, असुरक्षा है और इसलिए यूनाइटेड नेशन बहुत सारे दूसरे देशों से सैनिक वहां पर शांति स्थापित करने के लिए भेजता है और इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में। और यह भी बता दूं कि अभी हाल में ही 135 इंडियन आर्मी के जवानों को यूनाइटेड नेशन से मेडल भी मिला है और वो भी साउथ सुडान में रक्षा करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए गर्व की बात भी है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a fossil fuel or not derived from a fossil fuel? इनमें से कौन सा fossil fuel नहीं है? The options over here are LPG, natural gas, biogas और CNG। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बायोगैस। बायोगैस इनफैक्ट ज्यादातर मीथेन गैस से बनता है और वो ऑर्गेनिक मैटर को एनएरोबिक प्रोसेस के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाती, उसके द्वारा सड़े गले चीजों से, जैसे कि गोबर हो गया या फिर हमारे फूड वेस्ट हो गए, उनसे मिलाकर के मीथेन गैस तैयार की जाती है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं खाना बनाने में या बाकी सब कार्यों में भी। तो ये बेसिकली फॉसिल फ्यूल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक एनवायरमेंट नहीं है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट और क्रॉप फील्ड। तो पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट तीनों के तीनों ये तो नेचुरल एनवायरमेंट है, लेकिन क्रॉप फील्ड जो है, जो भी कोई फसल का मैदान होता है वो इंसानों के द्वारा तैयार किया जाता है। दैट इज व्हाई क्रॉप फील्ड इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। विंड स्पीड, वायु की गति कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापी जाती है? द ऑप्शंस ओवर हियर आर एनीमोमीटर, आमीटर, टैकोमीटर या पायरोमीटर। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है और आमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। टैकोमीटर से किसी भी जो रोटेशन पर मिनट है उसे मापा जाता है या किसी भी चक्के की गति मापा जाता है टैकोमीटर से। और जो पायरोमीटर है वो हाई टेम्परेचर मापने में सहायता करता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज शाहजहां फॉट द बैटल ऑफ करतारपुर अगेंस्ट गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय या गुरु तेग बहादुर। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गुरु हरगोविंद सिंह। इनफैक्ट शाहजहां करतारपुर का बैटल 1635 में गुरु हरगोविंद के साथ में लड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि करतारपुर जो शहर है उसे गुरु नानक देव ने बसाया था और अभी फिलहाल करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है। वहां पर करतारपुर कॉरिडोर भी सुना होगा, गुरुद्वारा है बहुत फेमस, जहां पर हर एक साल तकरीबन भारत से सिख जाते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए। और ये जो शहर है करतारपुर रावी नदी के किनारे है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे और आपकी जानकारी के लिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि तेजेंद्र पाल सिंह कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी हाल में ही टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तेजेंद्र पाल सिंह किस खेल से संबंधित है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।